नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और कल ही लखनऊ में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। और इसी क्रम में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सामने आकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। दरअसल योगी ने अपने एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। और वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कल ही संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित प्रदेश है और साल 2017 के बाद यूपी में विकास हुआ। और उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से हमारा प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। और आरपीएन सिंह ने आगे कहा, 32 साल तक मैंने एक पार्टी में रहा और ईमानदारी से लगन से मेहनत की, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा अब वो पार्टी रह नहीं गई, ना वो सोच रही है और ना वो रह गई है और शुरुआत की थी। और वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रदेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह जी का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उनके साथ 2 अन्य साथी भी बीजेपी में शामिल हुए और मैं उनका भी पार्टी में स्वागत करता हूं। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं और वो करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। और सिंह अपने राजनीतिक करियर में अब तक 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके। और इसके साथ ही आरपीएन सिंह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री भी थे और कुशीनगर जिले के निवासी सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी भी थे। और वहीं बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। और इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी। और सपा के कई उम्मीदवार हैं और जिनके ऊपर मुकदमे की भरमार है। और वहीं आज की सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं प्रदेश में डर और दहशत फैलाने का इन्होंने आज ट्रेलर दिया है और उन्होंने दंगाई, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, फ्रॉड के अलंकरण से अंकित डिप्टी सीएम ने कहा कि लिस्ट आने के बाद कि आज बालिका दिवस मनाया गया था, जहां पर इनकी सूची में बलात्कारी, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, यौन हिंसा करने वाले लोगों के नाम शामिल है। और इन्होंने बहन बेटियों को अपमानित करने वालों को टिकट देकर समाज विरोधी चेहरा दिखाया। हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, दंगाई, बलात्कारियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम जारी कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अपराधियों को टिकट देने में सपा की मजबूरी थी, क्योंकि इनके दम पर ही ये प्रदेश में दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टाचार का अपना मंसूबा पूरा कर सकते हैं। और इनके दम पर ही 2012 में समाजवादी पार्टी लूट योजना की नींव रखी गई थी और नाहिद हसन, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, सुल्तान बेग, महबूब अली, असलम चौधरी, इरफान सोलंकी जैसे नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। केवल यही नहीं, इनकी सूची में ऐसे ऐसे कुख्यात चेहरे हैं जिन्होंने अपराध में विशेषज्ञता अर्जित की हो। इनके उम्मीदवारों ने सीआरपीसी के तहत गंभीरतम धाराओं में अपराध किए हैं।
और वहीं ऑल इंडिया मजलिस एत्तेहादुल मुसलमीन ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और वहीं एआईएमआईएम ने अपने 27 उम्मीदवारों में से 4 हिंदुओं को टिकट दिया और इनमें से एक हिंदू को मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बुढ़ाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को टिकट देने पर कहा कि हम आने वाले दिनों में और भी हिंदू भाइयों को टिकट देंगे और हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। हमें भले ही सांप्रदायिक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। और वहीं उम्मीदवारों के बारे में बताते हुए अली ने कहा कि गाजियाबाद की साहिबाबाद से पंडित मदन मोहन झा और बुढ़ाना सीट से भीम सिंह बलियान, मेरठ की हसितनापुर सीट से विनोद जाटवी और बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। एआईएमआईएम के मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष इंतजार अंसारी ने हिंदुओं को टिकट दिए जाने पर कहा कि यह सच नहीं है कि हम केवल मुसलमानों की पार्टी है। हमारी पार्टी में बहुत से हिंदू कार्यकर्ता हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रही है। और इसी बीच यूपी में चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम ने भी 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और पार्टी ने इस बार 27 में 4 हिंदुओं को टिकट दिया, जिसको लेकर काफी चर्चा है क्योंकि पूर्व में पार्टी के मुसलमान वाली छवि रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला है और मायावती ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां यूपी को जंगल राज में ढकेलने और जनता को गरीब और पिछड़ा बनाए रखने की दोषी हैं। और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। और इससे पहले मायावती ने रविवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि उनका गोरखपुर स्थित मठ भी किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने पहले अपने लिए बंगलों का निर्माण कराया था, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई बंगला नहीं बनाया, बल्कि राज्य के 43 लाख गरीब लोगों को आवास प्रदान किया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय प्रदान किए थे। पहलवान बबीता फोगाट और बागपत से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक सहित 60 अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बागपत में एक सार्वजनिक रैली करने का वीडियो वायरल होने के बाद बबीता फोगाट सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के मुताबिक फोगाट बड़ौद के बाली गांव में कृष्णपाल मलिक, जो इलाके के मौजूदा विधायक भी हैं, उनके लिए प्रचार करने गई थी और उन्होंने गांव में एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें आयोजकों से लेकर उपस्थित लोगों तक किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। और वहीं आरोप है कि जनसभा करने के लिए जिला प्रशासन से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। और वहीं फोगाट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर अभियान से संबंधित तस्वीरें अपलोड करने के बाद प्रशासन ने कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लिया और वहीं कार्रवाई की गई। और पुष्टि करते हुए बागपत पुलिस स्टेशन के निरीक्षक हरीश चंद ने कहा कि हमने कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कृष्णपाल मलिक, बबीता फोगाट और 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होने पर हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे भी करे। और वहीं चुनाव को लेकर यूपी के बहराइच जिले में रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान में पूरे जिले में मतदाता जागरूकता के लिए पूरे विधानसभा में बलून लगाए गए
और इस बलून पर मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि वो 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच में होने वाले चुनाव में पहुंचकर 100% वोट करें और पिछले चुनाव के मद्देनजर इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ाएं। जनपद बहराइच के 7 विधानसभाओं के मतदाताओं से विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 27 फरवरी को सभी निर्भीक होकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और टीकाकरण के सुरक्षा कवच को धारण कर मतदान के लिए आगे आए और 27 फरवरी को 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करके जनपद बहराइच की इस सरजमी पर जो शूरवीरों की और महावीरों की भूमि है अपने मत को प्रयोग करते हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और वहीं पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और अन्य प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। और उधर कांग्रेस पार्टी भर्ती विधान जारी करने के बाद रविवार से बेरोजगार युवा को रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर पिछली सरकारों के साथ उनके अनुभवों को साझा करने के लिए स्पीकअप अभियान भी शुरू किया और ये दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वहीं कांग्रेस नेताओं ने टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने आरपीएन पर निशाना साधा और वहीं आरपीएन सिंह का नाम लिए बिना पटवारी ने आरोप लगाया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में मौजूद लोगों के लिए राजनीति प्रोफेशनलिज्म है और जीतू पटवारी ने एक ट्वीट में कहा कि जिन्हें बगैर परिश्रम राजनीति विरासत में मिली, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में, वो भी जिनकी नजर में राजनीति प्रोफेशनलिज्म है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके दल बदल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं अफसर के साथ चलती हैं और बदलती रहती हैं। इसके अलावा सुप्रिया सिरनेत और कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी टिप्पणी की और सुप्रिया ने आरपीएन के पार्टी छोड़ने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, वो सिर्फ बहादुरी से लड़ी जा सकती है और इसके लिए हिम्मत और ताकत चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि काय लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके तहत आरएसएस से जुड़ी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूपी में मुस्लिम संगठनों को जोड़ने की पहल कर रही है और इसके तहत संघ की मुस्लिम शाखा ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए मुस्लिम मौलवियों और विद्वानों के साथ बैठक की गई और वहीं मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उत्तराखंड में हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणियों का जिक्र किया और साथ ही इसे चिंताजनक भी बताया और वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि हमने जामा मस्जिद के मौलाना, काजी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ समुदाय के सदस्यों की समस्याओं और उनके समाधान पर बात की है। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू सीधे बीजेपी से भिड़ने वाली है और अपने 26 सीटों के ऐलान के बाद ये तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से इस बार कृपा नहीं करने वाली और जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने काफी दिनों तक ये कोशिश की कि बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन हो जाए और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी ने कोई तरजीह नहीं दी और उसके बाद अगर जेडीयू ने जो खेल किया उससे बीजेपी सख्ते में जरूर आ जाएगी। और वहीं 26 विधानसभा सीटों की जो घोषणा जेडीयू ने की है उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है और इन 22 सीटों में 19 पर तो सीधे बीजेपी के विधायक हैं और 3 अपना दल के विधायक हैं और बाकी के 4 में से 3 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 1
पर कांग्रेस के कब्जे में, और ऐसे में जेडीयू ने यूपी में सीधे बीजेपी के खिलाफ अदावत शुरू कर दी। और अंदर खाने की खबर यह भी है कि जेडीयू ने इन्हीं सीटों की डिमांड की थी जिस पर ज्यादातर बीजेपी और अपना दल के विधायक थे, इसलिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और वहीं बीजेपी के आलाकमान इस बात से हैरान थे कि जो सिटिंग सीटें हैं उसे कैसे छोड़ी जाए, इसलिए बीजेपी ने जेडीयू के साथ यूपी के अंदर समझौता नहीं किया और जेडीयू ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। और जाहिर सी बात है जेडीयू उन उम्मीदवारों का इंतजार कर रहा है जो बीजेपी और उसके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी और अपना दल के जो 2 नंबर के उम्मीदवार होंगे उनको जेडीयू अपना सिंबल देकर चुनाव लड़ाएगी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने साफ तौर पर अपने दल के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उनकी वजह से बीजेपी ने यूपी में जेडीयू पार्टी को तरजीह नहीं दी और उन्होंने जेडीयू को अंधेरे में रखा। और लल्लन सिंह ने साफ कहा कि यूपी चुनाव के लिए सब कुछ आरसीपी सिंह देख रहे थे और आखिर कहां धोखा मिला। और उन्होंने कहा कि ये आरसीपी सिंह ही बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जेडीयू को आरसीपी सिंह पर पूरा भरोसा था और उन्हीं की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया।